शिवसेना सांसद संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे से बाहर निकल चुके हैं और ऑर्थर रोड जेल में 103 दिन रहने के बाद जो है वो उनके बयान में काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख रहा है। आपको बताते हैं कि संजय राउत जो हैं वो फिर से कस्टडी में लिए जा सकते हैं। पूरा विषय आपको बताते हैं कि आखिर कैसे संजय राउत फिर से जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, कस्टडी में जाकर के कैसे उनसे पूछताछ होगी और क्या क्या बाहर आकर के जेल से उन्होंने क्या क्या ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, क्या क्या विष उगले हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं सबसे पहले मीडिया से बात करते हुए कि मेरी कलाई जो है वो पूरी तरीके से पतली हो गई है, घड़ी जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। आगे उन्होंने ये कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग कैसे 6-6 साल तक जेल में रह गए। अब मुझे समझ में आ रहा है जेल में रहने के बाद जो है वो दीवारों से बात करना पड़ता है, काल कोठरी में रह करके इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसी तमाम चीज़ें संजय राउत ने करी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी हेकड़ी जो है वो साफ तौर पर निकल चुकी है। संजय राउत ने साफ तौर पर अपनी तुलना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी से करी है। ये साफ तौर पे पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या पात्रा चौल स्कैम किया था, आपने स्कैम किया है और आप जिस तरीके से बड़े बड़े महापुरुषों का अपने में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय बात है। दोस्तों, संजय राउत को लेकर के और जो बड़ी अपडेट आई, ब्रेकिंग अपडेट आई कि संजय राउत बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि ईडी को बार बार जो निशाना साध रहे थे और जेल में जिस तरीके से ये गए तो हमेशा ये केंद्रीय एजेंसियां को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो संजय राउत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक भी शिकायत नहीं करते हैं और एक भी उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो साफ तौर पे आगाह करके उनको निर्देश दे करके जमानत दिया है कि बाहर निकल रहे हो, लेकिन कुछ भी अगर बयानबाजी करी, कुछ भी राजनीति को लेकर के किसी पे कटाक्ष किया तो फिर से आपको जेल के सलाखों के पीछे रख दिया जाएगा, यानी कस्टडी में रख दी जाएगी। ये आपको बता दें दोस्तों कि अभी भी ये मुद्दा पात्रा चौल स्कैम का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है, जांच चल रही है और इसको लेकर के जो संजय राउत सोच रहे हैं कि यह मुद्दा दब गया है तो ये उनकी भूल है। और आपको ये भी बता दें कि किसी भी वक्त उनको कस्टडी में फिर से लिया जा सकता है और उनसे पूछताछ भी चल सकती है। अब आपको बताएं कि संजय राउत जो हैं वो सीधे बयानबाजी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो हैं वो कह रहे हैं कि संजय राउत ने मंडावली नहीं करी एकनाथ शिंदे जी की तरह, वो अपने स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़े हैं और उद्धव ठाकरे बार बार समर्थन कर रहे हैं। और संजय राउत सीधा ऑर्थर रोड जेल से निकल करके उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, अपनी माताश्री से मिलते हैं और यहाँ पे जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश लेकर के आ रही है। संजय राउत ने अपने बयान में ये कहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस जी से 1 से 2 दिन में मिलूंगा और उनसे जितनी भी कटुता है, आक्रोशता है, वो खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री होकर के देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक अच्छे नेता हैं। और इशारों में ही जो एकनाथ शिंदे जी को टारगेट किया है संजय राउत ने और उनको जिस तरीके से हमला बोला है कि वो गद्दार हैं, एक तरफ तो पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं संजय राउत और ये भी कह रहे हैं कि मेरी कुछ एरिया है जो सरकारी काम है उसको लेकर के मुझे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से जाके मुलाकात करनी पड़ेगी। दोस्तों, कैसे तख्ता पलट जाता है, यही सारे लोग जब सत्ता में थे तो जब देवेंद्र फडणवीस जी जब इनके खिलाफ आवाज उठाते थे तो ये लोग उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। लेकिन आज देखिए कि संजय राउत उनसे सिफारिश करने के लिए जाकर के पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी से। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकती है, राजनीति की गलियारों में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये साफ तौर पे पता चल रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि संजय राउत जो हैं वो जो भी फैसले ले रहे हैं वो अपने सरकार को दोबारा बनाने के लिए, लेकिन वो सब फैसले उनके निराधार हो जाएंगे, उनका सारा फैसला जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। और ये देवेंद्र फडणवीस जी कुछ जो अच्छे फैसले लिए हैं, जो महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, उसको लेकर के संजय राउत ने बहुत ही ज़्यादा अहम बयान दिया और ये कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी। और 103 दिन बाद जो संजय राउत रिहा हुए हैं तो मीडिया से बात करते करते भावुक हो गए, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और काफ़ी ज़्यादा मुसीबत अपने ऊपर दिखा रहे थे कि अभी तो 2 से 3 दिन के बाद जो है वो बड़ा हमला होगा। लेकिन आपको बताएं
कि यहाँ पे एक वाकया निकल करके सामने आएंगे कि संजय राउत से जब मीडिया से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या आप जो बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन बाद मैं मुलाकात करूंगा देवेंद्र फडणवीस जी से, तो क्या बीजेपी में शामिल होने की सोच रहे हैं? क्योंकि जो मनीष सिसोदिया हैं वो जब सीबीआई से पूछताछ हो रही थी तो जब लोगों ने पूछा तो ये कहा कि क्या आप छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया का बयान था। तो क्या आप मनीष सिसोदिया की तरह ही संजय राउत से पूछा गया कि बीजेपी को शामिल होंगे, तो इस पे ये कहा संजय राउत ने, बहुत ही गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अभी अगर कुछ भी कहूंगा तो वो ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे संजय राउत ने यह भी कहा कि मैं मोदी जी और अमित शाह जी से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा कि महाराष्ट्र में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ किस तरीके से अभद्रता करी गई। तो भूल गए संजय राउत कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी के साथ अभद्रता करी गई थी। भूल गए संजय राउत की एक मरा हुआ इंसान सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उनके कैरेक्टर को एसिसिनेट करने की कोशिश करी गई थी। तो संजय राउत शायद ये सब भूल चुके हैं, तो उनको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फडणवीस जी की तारीफ करी है और मोदी शाह से मिलने की चाहत जो संजय राउत दिखा रहे हैं, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि आने वाले समय में संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाने वाले हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि 2 से 4 दिन में क्या बड़ा बवाल हो सकता है। जेल से आने के बाद ये ऐलान कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई कि संजय राउत एक बार ये बोले थे, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि नामर्दों की तरह वार करने वालों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, आखिर तक लड़ूंगा। लेकिन आखिर तक ये नहीं लड़े, बीच मैदान में ही इन्होंने पूरी तरीके से हार मान ली। और जिस तरीके से ये बरबोलेपन के कारण, जिस तरीके से ये बार बार ये कहते थे कि मैं बरबोला शिव सैनिक हूँ, मैं महाराष्ट्र को पूरी तरीके से मेरे वश में है, ये तमाम बयान जो जिस तरीके से संजय राउत दिए थे, अब अच्छे बच्चे की तरह निकल करके संजय राउत एकदम सीधे इंसान की तरह मीडिया से बात कर रहे थे और कुछ भी ऐसी भड़काऊ बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ पे संजय राउत ने क्या कहा था कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगो, बाला साहब ठाकरे के नाम पे नहीं। बागी विधायकों पे आग बबूला हुए थे संजय राउत, और किस तरीके से जो 40 बागी विधायक हुए थे उसको काफ़ी ज़्यादा हमला किया था, यहाँ तक कि कमाटीपुरा में वैश्यावृत्ति शब्द का भी प्रयोग किया था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से संजय राउत को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन फिर भी संजय राउत कभी भी पीछे नहीं हटे और अभी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में संजय राउत को बहुत ज़्यादा मुसीबतें में पड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि हमेशा महिलाओं के साथ विवाद रहा है उनका, नवनीत राणा, कंगना रनौत, सपना पाटकर, इन तमाम लोगों को किस तरीके से अभद्रता वाली बयान दिया था, ये तमाम चीज़ें ये सब आप लोग भी जानते हैं, किस तरीके से धमकियां दी थी और संजय राउत को किस तरीके से ये सब चीज़ों को क्रिटिसाइज सहना पड़ा था और कंगना रनौत को गाली भी दी थी। हालांकि इन सब चीज़ों पे जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, अब इन सब चीज़ों में टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि संजय राउत जो हैं वो बच गए हैं। संजय राउत को अभी जमानत मिला है, अभी पात्रा चौल स्कैम में जांच चल ही रही है, खोजबीन चल ही रही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो दिन और रात एक की हुई है। अब ऐसे हालात में संजय राउत फिर कभी भी किसी भी वक्त कस्टडी में उनको ला करके उनसे पूछताछ हो सकती है, उनसे जांच हो सकती है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा।